सो हेलो एवरीवन। तो आज का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। लाइक हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन को एज अ फिनोमेना। ठीक है कि एज अ फिनोमेना क्या है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन के हम इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जो उससे उससे जो पॉसिबिलिटीज जनरेट हुई उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक जनरली एक ऐसा आप कह सकते हैं एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है जो फ्लो के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखा है। जैसे फर्स्ट पेज की स्लाइड में आप चेक कीजिए, एक पूरा वर्ल्ड है और इसमें दिखा रहा है इंटरकनेक्टेडनेस, कि पूरा वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय एनी अदर मीन्स। ठीक है, अब हम मीन्स को पढ़ेंगे कि कैसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन आई उससे जो ग्लोबलाइजेशन है उसका प्रोसेस कितना स्पीड अप हो गया। ठीक है, फिर प्रिंटिंग भी एक वन ऑफ द मीडियम रहा जिसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही ज्यादा रैपिड वे में प्रोग्रेस किया। ऐसे अलग अलग मीडियम रहेंगे, उस फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी मल्टी डायमेंशनलिटी, ठीक है, कि अलग अलग जो मल्टी डायमेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इससे क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या क्या इंपैक्ट रहे हैं अलग अलग सोसाइटीज पे, इसको भी ब्रीफली में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम कोर डेफिनेशन को समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो फंडामेंटली डील्स विद द फ्लोज। ठीक है, फंडामेंटली किससे, फ्लो से डील करता है। और ये फील क्या होता है, ये आइडिया का फ्लो होता है, ये कैपिटल का फ्लो होता है, ये कमोडिटीज का फ्लो होता है, ये पीपल का फ्लो होता है। तो बेसिकली जो पूरे वर्ल्ड में मैं इंटरकनेक्टेडनेस की बात कर रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, तो इंटर जो कनेक्टेडनेस है वो किस चीज का हो रहा है, वो आइडियाज का हो रहा है। सपोज यू आर हैविंग एन आइडिया और इनोवेशन। ठीक है, आइडिया अबाउट इनोवेटिंग समथिंग। ठीक है, जो नई टेक्नोलॉजी लाने का आपका आइडिया है। सपोज कीजिए कि जो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी क्या कहता है, साउथर्न ग्लोबल साउथ सदर्न कंट्री। ठीक है, मतलब जो कंट्री डेवलपिंग है नेचर में, और वो आपकी इनोवेशंस को और आपके आइडिया को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नहीं चेंज कर सकती। तो आपने डेवलप कंट्री के ऊपर या जिनके पास ऑलरेडी दैट काइंड ऑफ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उनके पास आप अप्रोच कीजिएगा। मतलब आपके पास आइडिया है तो आप उस आइडिया को कनेक्ट कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। मतलब कहना ये है कि वो नहीं है कि आइडिया आपके पास है पर आपके पास क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है तो योर आइडिया कुड नॉट मूव टू द अनदर कॉन्टिनेंट। या आपकी जो आइडियाज हैं उसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो ये बताता है कि दुनिया जब कनेक्टेड है तो हर सब कुछ पॉसिबल है। मतलब एक आइडिया भी फ्लो करता है। फिर क्या होता है, कैपिटल फ्लो होता है। मतलब कैपिटल कैसे फ्लो हो सकता है, पैसा कैसे फ्लो हो सकता है एक कॉन्टिनेंट से अनदर। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, किसी भी अमेरिका अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, हम अमेरिका लेते हैं, यूएसए की कोई यूएसए का कोई एमएनसी है, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है और वो अलग अलग कंट्री में सेटअप करता है। अब उसने सोचा कि इंडिया में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कैपिटल ही तो इनफ्लो कर रहा है। तो सेंटेड बिटवीन टू और मोर प्लेसेस इंस्टेंटली। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस के बीच में। अब क्या है ना, ये पहले ग्लोबलाइजेशन से पहले ये ऐसा नहीं था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये पहले नहीं होता था, होता था। पर ग्लोबलाइजेशन ने इस प्रोसेस को ईजी बना दिया है। जैसे आप देखते हैं कि जो आज आईफोन होता है, मैकबुक होता है, ये सारी जो इनकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो अमेरिका ने, यूएसए ने क्या करा है, उसको चाइना में शिफ्ट कर रखा है। उसके कुछ पार्ट्स को जोड़ते हैं इंडिया में लाके एंड देन सेल करते हैं उसके अलग मार्जिन्स में अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में और अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, तो ये होता है कि कैपिटल मतलब इनफ्लो हो सकता है एक कंट्री से अनदर कंट्री या एक कंपनी से अनदर कंट्री में। कमोडिटीज का इनफ्लो होता है। हम सबको पता है कि एक शूज बना है इंडिया में, वो यूएस में भी जाके बिक सकता है। तो दैट इज द पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये बताता है कि दुनिया कनेक्टेड है आपस में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबल। ठीक है, पूरी दुनिया एक है। ठीक है, ये फ्लो जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। और इस फ्लो को आसान किसने बनाया, सोचिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर पीपल का फ्लो, मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर, मैंने बोला ना, जैसे आइडिया वाले से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, कि पीपल भी तो मूव करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट इन सर्च ऑफ क्या कहता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मूव करेंगे। ठीक है, या आप अपने ही कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ किसी बेटर डेवलपिंग कंट्री के अंदर मूव करेंगे। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। इसको बस, ये कोई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, या ऐसा कोई इकोनॉमिक एक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको हमें पॉलिटिकल या इकोनॉमिक नजरिए से बस लेंस से नहीं देखना चाहिए। इसे हमें एक वाइडर लेंस से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या ग्लोबलाइजेशन से पीपल के अंदर इफेक्ट आया है, बिल्कुल आया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या हुआ, एक यूएस में आज कोई भी फैशन ट्रेंड है। ठीक है, वो बहुत पॉपुलर हुआ वहाँ के सोशल मीडिया पे, या वहाँ के लोगों ने बहुत फॉलो किया। अब वो जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे हम वो मतलब वही काइंड ऑफ वीडियोज फ्लोट होने लगी अदर कंटिनेंट्स में और लोगों ने पसंद किया उस पर्टिकुलर फैशन ट्रेंड को, उन्होंने फॉलो किया और अब वो सेम चीज कर रहे हैं। दैट शोज़ कि मतलब एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ है, हो रही है, इवेंट हो रही है और उससे अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इफेक्ट पड़ रहा है और इवन उसको कॉपी कर रहा है, ये उसको मतलब फॉलो कर रहा है अगर उन्हें अच्छा लग रहा है। दैट इज द पॉसिबिलिटीज क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड को एक फ्री फ्लो में कन्वर्ट कर दिया है इस प्रोसेस ने। और इसके अलग अलग मल्टी डायमेंशन, मैंने इसलिए बोला कोई कोई मैंने भारी भरकम वर्ड नहीं है। मल्टी डायमेंशन का मतलब इसके अलग अलग डायमेंशन। इसके आप इकोनॉमिक डायमेंशन भी देख सकते हैं, इसके आप पॉलिटिकल डायमेंशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके अलग-अलग डायमेंशन है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल है। फिर आते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। समझते हैं कि कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी है ना मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है। कैसे? जो टेलीग्राफ सबसे पहले हुआ, ठीक है? और टेलीफ़ोन जो हुआ और माइक्रोचिप आया एंड द इंटरनेट, ठीक है? इन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को रैपिड कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में बोला इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है? तो आप अच्छा एक चीज़ इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस मेंटेन किया जा सकता है विदाउट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अगर कम्युनिकेशन ही उतना बेटर नहीं होगा, तो कैसे एक इंटरकनेक्टेडनेस मेंटेन किया जा सकता है अच्छी लेटरों के माध्यम से? वो बहुत ही स्लो होगा प्रोसेस। तो जनरली टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को स्पीड अप कर दिया है इस प्रोसेस को। कैसे कर दिया है? और आजकल के टाइम पे तो हम स्मार्टफ़ोन में आ गए हैं। आप एक कंट्री से बैठे-बैठे दूसरे कंट्री पे सेम टाइम पे फेस कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो दैट शोज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी और उसने ग्लोबलाइज़ेशन को और स्पीड अप कर दिया इस प्रोसेस को। फिर आते हैं इंटरकनेक्टेडनेस। इवेंट इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ हैव एन इमीडिएट मैसिव इम्पैक्ट ऑन अनदर। इकोनॉमिक रिसेशन और पैंडेमिक। देखिए, पूरा की पूरी दुनिया ना इंटरकनेक्टेड है। अब की जो पूरी दुनिया है इंटरकनेक्टेड है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कोविड-19 का ही लेते हैं। ठीक है, कोविड-19 स्टार्ट होता है चाइना से, ठीक है? मेनली प्राइमरीली माना था कि चाइना से स्टार्ट होता है ये। तो चाइना से स्टार्ट होने के बाद क्या ये चाइना पे रुक गया? नहीं। ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ को कवर करते हुए पूरे वर्ल्ड को इसने कवर किया और तबाही मचाई। दैट शोज़ कि अगर एक कोई बुरी चीज़ होती है एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसका असर अलग-अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पड़ता है। मैं इंटरकनेक्टेडनेस का एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर हुई। रशिया यूक्रेन वॉर होने के कारण, ठीक है, पूरे यूक्रेन को माना जाता था क्या कहता है, यूक्रेन था व्हीट बास्केट ऑफ यूरोप, ठीक है, कि मतलब वहाँ पर व्हीट बहुत वहाँ से फूड सप्लाई की जाती थी यूरोप को। यूरोप के अंदर एक फूड शॉर्टेज देखने को मिला। ज़्यादा दिन तक हालाँकि उन्होंने उस चीज़ को कवर कर लिया, पर एक इमीडिएट जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे वॉर छेड़ा तो एक फूड शॉर्टेज देखने को मिला कहाँ यूरोप में। तो कहीं न कहीं मतलब इम्पैक्ट हर जगह पड़ता है, ठीक है। जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, अभी जंजीवाला जो प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में। तो इस प्रोटेस्ट का ज़रूरी है कि बस नेपाल तक ही वो सीमित रह गया, अलग-अलग कंट्री में भी इस चीज़ की बात चली। तो ये शो करता है कि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेडनेस है। ऐसा नहीं है कि आप एक बाउंड्री की तरह जो आपकी जो नेशनल बाउंड्री है, उसको आप एकदम बॉर्डर की तरह बंद करके रख देंगे, वहाँ के लोग अलग, दूसरे लोग नहीं। पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड। इसका कॉन्सेप्ट ही कनेक्टेडनेस वाला है। फिर आते हैं प्रिंटिंग। देखिए, प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं कहूँगा ग्लोबलाइजेशन को क्या कहता है स्पीड अप करने में, ठीक है। प्रिंटिंग हिस्टोरिकली प्रिंटिंग लेड द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ नेशनलिज्म इन द मैसिव ग्लोबल। ठीक है, ये पहले टाइम में ना जब हमें एंटी गवर्नमेंट फीलिंग, ठीक है, एंटी अथॉरिटी या एंटी गवर्नमेंट फीलिंग के बारे में अगर जनता अपने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहती थी, तो प्रिंटिंग एक बहुत ही सुलझा हुआ माध्यम था। ठीक है, न्यूज़पेपर्स और क्या कहता है आर्टिकल्स वो लोग पब्लिश करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए। ठीक है, और बुक्स आती थी बहुत सारी, जिसमें अलग-अलग ऑथर्स, अलग-अलग इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी-अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया है और उनकी आइडियोलॉजी ही बेस्ट क्यों है या उनकी आइडियोलॉजी ही प्रैग्मैटिक या प्रैक्टिकल क्यों है, ठीक है? तो ये एक्सप्लेन किया, तो ये प्रिंटिंग ने ना रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया आइडियाज़ को, ठीक है? कि आइडिया ज़रूरी नहीं है कि अब एक लोगों जैसे आप सपोज़ कीजिए पहले ज़माने में क्या होता होगा? देखिए प्रिंटिंग ने क्या किया ना जो जो जैसे कोई भी फरमान है, ऑर्डर है, उसको क्या किया आप प्रिंट कर सकते हैं। आप उसको ज़रूरी नहीं है कि अब उस फरमान को या उस ऑर्डर को आप बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कुछ इंपोर्टेंट पीपल ही उसको एक्सेस कर पाएँ, नहीं, उसको कॉमन मासेस भी एक्सेस कर पाएँगे। और सबसे पहले पता है प्रिंटिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ बाइबल का जब प्रोडक्शन होना स्टार्ट किया तो उन लोगों ने बहुत ही मैसिव अमाउंटों में प्रोडक्शन किया बाइबल का, ठीक है, प्रिंटिंग। फिर अब आते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे। देखिए हमने इकोनॉमिक वाला थोड़ा डिस्कस नहीं, इकोनॉमिक वाला डिस्कस अभी नहीं किया है, अभी आएँगे इकोनॉमिक वाले पे। हमने कॉजेस डिस्कस किया था, ठीक है? अब आते हैं हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे। इससे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन से? डिक्लाइन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी। आप बोलिएगा कि स्टेट कैपेसिटी का डिक्लाइन कैसे हो सकता है ग्लोबलाइजेशन से? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब एमएनसी, ठीक है, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक कंट्री में हेवीली हेवीली क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। ठीक है? इन्वेस्ट करती है और जब हेवीली इन्वेस्ट करती है तो वो ना वहाँ की वो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट कैसे? क्योंकि वो उनको क्या दे रही है? वो उनको दे रही है एम्प्लॉयमेंट और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है इनकम। ठीक है? तो ये जो एमएनसी है ना, अब इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती है। और जब इनके लाइफ में जब आपकी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर रही है, आपकी पॉपुलेशन को वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, ठीक है? क्योंकि पॉपुलेशन उनको वो दे रही है, क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो अब पता है इनका इम्पैक्ट बस वहीं तक नहीं रुकता है, उनका इम्पैक्ट अब पॉलिसी मेकिंग फील्ड में भी आना स्टार्ट होता है। तो इसलिए आप देखिएगा जो बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो आप जनरली ये बैक ऑफ द डोर काम करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देते हैं और फंडिंग से आप बोलिएगा कि कोई एमएनसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देके उनका क्या फ़ायदा? जनरली फ़ायदा ये होता है कि जब कोई भी पॉलिसी बनेगा, तो पॉलिसी उनके कहता है एमएनसी या उनकी कंपनी को फ़ेवर में देखते हुए बनाया जाए, ताकि ताकि उन्हें कोई उस पर्टिकुलर पॉलिसी से नुकसान ना पहुँचे, ठीक है? अब इससे क्या होती है ना, स्टेट कैपेसिटी इरोड हो जाती है, द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट। वेलफेयर स्टेट गिव्स अ वे टू अ मिनिमलिस्ट स्टेट परफॉर्मिंग ओनली कोर फंक्शंस लॉ एंड ऑर्डर। पहले देखिए स्टेट क्या होती थी? मैं डिस्कस करता हूँ जब इंडिया की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? आफ्टर इंडिपेंडेंस ना इंडिया बस एक वेलफेयर स्टेट नहीं थी, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट नहीं थी, ठीक है? इंडिया सारा काम करती थी बेसिकली। इकोनॉमी का भी काम में गवर्नमेंट का हेवी इंटरफेरेंस रहता था। जैसे हमने लाइसेंस सीखा कि अगर आपको इंडस्ट्री भी खोलनी है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है? इंडस्ट्री खोलने के लिए पहले था ये चीज़ें बहुत। तो उसके लिए क्या होता है कि अब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को उतना एनकरेज नहीं करती थी। और फिर गवर्नमेंट ने क्या कहता है बाहर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सेव करने के लिए बाहर की कॉम्पिटिशन से, दुनिया की कॉम्पिटिशन से उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने टैरिफ लगा रखा था। तो गवर्नमेंट का देखो ये इंटरवेंशन है ना, इकोनॉमी में डायरेक्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट का। और आज की बात करते हैं, टुडे की बात करते हैं, टुडे इकोनॉमी की बात करते हैं। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट आज भी उतना हेवीली इंटरफियर करती है इकोनॉमी में या फ्री मार्केट में? देखिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आज भी होता है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से। पर क्या आप कहिएगा कि बहुत ही हेवीली इंटरफेरेंस करती है हर इकोनॉमिक सिचुएशन में? नहीं, इट इज़ नॉट वेरी ट्रू। ठीक है? तो वेलफेयर स्टेट ने क्या किया ना गवर्नमेंट की जो पावर ही घटा दी और पावर क्या आ गया अब बस उनको लॉ एंड ऑर्डर संभालना हुआ। तो धीरे-धीरे जो स्टेट की कैपेसिटी थी ना जैसे अब अलग-अलग जैसे सोशल जो बेसिकली जो सोसाइटी को एज़ अ सोशल वगैरह स्कीम्स वगैरह लाना वो उनकी धीरे-धीरे जो वो थी एबिलिटी कम गई। दे बिकम्स द प्राइम मार्केट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटी, ठीक है? वो क्या बन गए एक प्राइम मार्केट डिटर्मिनेंट बन गए इकोनॉमिक प्रायोरिटी के लिए, ठीक है? और
रेजिलियंस नहीं, दे बिकम्स द प्राइम मार्केट डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज दी जाने लगी। रेजिलियंस ऑफ द स्टेट। अब स्टेट क्या रेजिलियंस रही, ठीक है। अब जैसे जनरली देखिए, आप किसी भी कोई पावर पे डायरेक्ट आपकी अथॉरिटी को पावर को चैलेंज होगा, तो उसकी रेजिलियंट फैक्टर को भी बताया गया, ठीक है, कि कितना रेजिलियंट है उससे ओवरकम करने के लिए। स्टेट सॉवरेनिटी हैज नॉट बीन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर आप बात करते हैं, आप बोलते हैं कि क्या स्टेट की पूरी पावर इरोड हो गई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। स्टेट सॉवरेनिटी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। अब मैंने बोला ना कि स्टेट हेविली इंटरफियर नहीं करता है, पर स्टेट ऑलवेज हैज द पावर टू इंटरफियर इन द स्टेट इकोनॉमी। कैसे? इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से। आप कुछ भी कर लीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बनाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट उसमें ऐसे रेगुलेशंस अगर ला दे कि आपके प्रोडक्ट को ना बेचना चाहे अपनी कंट्री के नेशनल बाउंड्री के अंदर, तो आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और बेच नहीं पाइए, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट, या दैट इज द पावर ऑफ स्टेट। स्टेट सॉवरेनिटी हैज नॉट बीन, ठीक है, द स्टेट रिमेन्स द प्राइमरी एक्टर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। स्टेट अभी भी प्राइमरी एक्टर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इट इज वेरी ट्रू। स्टेट के बिना तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते पूरे वर्ल्ड को। इनहैंस टेक्नोलॉजी एक्चुअली बूस्ट कैपेसिटी ऑफ मार्केट टू कलेक्ट इन्फो एंड कंट्रोल सिटीजन। इन्होंने बोला ना, देखिए, एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ये। इनहैंस जो टेक्नोलॉजीज है एक्चुअली बूस्ट कैपेसिटी ऑफ मार्केट। तो ये जो अब टेक्नोलॉजी आ गई आज के टाइम पे, भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ठीक है, क्लाउड, मतलब इन सब के यूजेस से क्या हुआ कि मतलब जो टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है, जो पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी, वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम टॉप नॉच वर्ल्ड, और आगे आने वाले टाइम में भी टेक्नोलॉजी होगी। उसने क्या किया ना, मार्केट की जो बस कैपेसिटी को बढ़ा दिया, इन्फो कलेक्ट करने और सिटीजन को कंट्रोल करने का। आज एआई भी इंसान से बात करता है, ठीक है। वो तो जनरली एआई आज ह्यूमन माइंड को समझने की पूरी ट्राई कर रहा है कि ह्यूमन का कॉमन पैटर्नल बिहेवियर क्या है। जो डेटा, जैसे जिस डेटा को पहले मैनुअली, जैसे सपोज कीजिए किसी कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो उस एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आपको बाय द पेज, ठीक है, हर फाइल में, हर डेटा में ओवरलुक करना पड़ता था। नाउ एआई हैज, मतलब उस काम को बहुत ही आसान कर दिया। आपको मैनुअल जाना नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू अपलोड द फाइल ऑन एनी एआई प्लेटफॉर्म, और उससे बस आपको बोलना है कि ब्रीफली आप मुझे सारे इसका एनुअल की पॉइंट्स है, मुझे ये पर्टिकुलर ये जो क्राइटेरिया है, इसमें मुझे आप कंपेयर करके बता देगा। तो दैट जो है ना, वो जो कनेक्ट कलेक्ट करने की, जो इन्फो कलेक्ट करने की, मार्केट इतना आसान, मतलब प्रैक्टिसेस को आसान बनाने के लिए उसने कर दिया है, ठीक है। तो इससे मतलब आप बोलिए कि इससे ग्लोबलाइजेशन है कि मतलब पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। तो अब ना धीरे-धीरे जो कॉर्पोरेट हाउसेस है ना, इस पावर का यूज़ करके कलेक्शन ऑफ जो मतलब इन्फॉर्मेशन है ना, आज इन्फॉर्मेशन एक क्या हो गया है, एक वॉर का एक मीडियम बन गया है। ठीक है? जो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उससे आप लोगों की जो निजी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं, ठीक है? उस चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है बिग पावर हाउसेस के द्वारा। ठीक है? आप क्या पहनिएगा, आप क्या पीजिएगा, ठीक है? मतलब जो हम सोचते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वो हमारे डिसीजन मेकिंग में हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट होता है किसी चाय का, कॉफी का, आपको ऐसा, क्योंकि आपके पहले बिहेवियर को आपके समझेंगे। तो बड़ी हाउसेस होती हैं, एडवर्टाइज़मेंट करने से पहले वो बिहेवियर को एक एनालाइज़ करती हैं, एनालाइज़ कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग फिर वो मैनिपुलेट करती हैं। तो कहीं न कहीं डायरेक्ट, ठीक है, उनका हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब चलिए इतना डिस्कस कर लिया पॉलिटिकल, अब ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होते हैं, अब आते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे। कि इसका इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का। एफडीआई के बारे में हमने पहले डिस्कस किया पहले पेज में, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक नॉर्थ अमेरिका का कोई भी पावर हाउस, ठीक है, या कोई भी बिग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया में डायरेक्ट आके इन्वेस्ट कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक डिटरमाइन ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक है, हालांकि मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द यूएस एंड इट्स वेस्टर्न कंट्रीज, बट स्टिल ये इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ट्राई करती है कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनी रहे। अब इंटरडिपेंडेंस क्यों बनी रही है, आप मुझे बताइए। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस है ना, इससे रिड्यूस हो जाती है। इससे क्या रिड्यूस हो जाती है? इससे रिड्यूस हो जाती है हार्डकोर, क्या हो जाती है? हार्डकोर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? जो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हार्डकोर कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो थोड़ी-सी रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि अगर इन सपोज़ कीजिए इंडिया और यूएसए अगर किसी चीज़ में डील कर रहा है, ठीक है? और आने वाले फर्दर टाइम में इन दोनों के किसी भी एक चीज़ के बीच में मतभेद हो जाए, तो ये ट्राई करेंगे कि इन्हें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के साथ सुलझाएँगे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इस मुद्दा को डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू सुलझाने में कायम नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? ये मामला एस्केलेट हो जाएगा। और हम दोनों का जो भी बिज़नेस चल रहा है, ये वाला बिज़नेस क्या होगा? इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और वो नेशन स्टेट की थोड़ी पॉलिसी को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है? सपोर्टर ने क्या बोला? सपोर्टर ने कहा कि ग्रेटर ट्रेड जनरेट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफ कोर्स अलग-अलग कंट्री में बिज़नेस फैलेगा, धंधा बढ़ेगा, तो क्या होगा? उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हर कंट्री का मुनाफ़ा होगा। और इससे एक मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगी, जिससे कंज्यूमर ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट एक्सेस कर पाएगा, ठीक है? और एक वेल बीइंग फॉर अ लार्जर सेक्शन, और एक बड़े जो सेक्शन है वही कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। देखिए, जब मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है ना, तो कंज्यूमर हमेशा बेस्ट मटेरियल एक्सेस करता है, ठीक है। अगर आप मोनोपोली है किसी के मार्केट में, तो क्यों बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा? अगर कस्टमर उसका प्रोडक्ट को वो ऐसे भी खरीदने के लिए तैयार है, तो बेस्ट देगा नहीं, पर अगर कॉम्पिटिशन होगा तो वो ऑफ कोर्स बेस्ट देगा। तो एक वेल बीइंग होगा एक लार्जर सेक्शन के लिए, ठीक है। ये सपोर्टर्स कहते हैं इकोनॉमी कि मतलब ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट अच्छा है, ठीक है। ये बेसिकली ये कैपिटलिज्म के, आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म के प्रमोटर है, ठीक है। द क्रिटिक्स कहते हैं इट क्रिएट्स अ डीप डिस्पैरिटी। ये क्रिटिक्स कहते हैं ना कि ये डीप डिस्पैरिटीज क्रिएट कर देती है। कैसे? Recolonization viewed as mere only
स्मॉल एलीट सेक्शन बेनिफिट्स व्हाइल द पुअर आर इम्पोवरिश्ड। ठीक है, बहुत आप देखिए ये स्टेटमेंट को भी समझते हैं। ये स्टेटमेंट कहती है ना जनरली कि ये डीप डिस्पैरिटीज को क्रिएट करती है। डिस्पैरिटीज का मतलब जो गैप होता है इकोनॉमी के सोशल गैप, ये और बहुत बड़े कर देती है, डीप कर देती है। रिकोलोनाइजेशन, ये बहुत बड़ा वर्ड है रिकोलोनाइजेशन। इट इज वेरी ट्रू कि आज के टाइम पे कोलोनाइजेशन डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, पर इनडायरेक्टली कोलोनाइजेशन होता है और उसको इसने इसको रिकोलोनाइजेशन बोला। इकोनॉमिक के माध्यम से एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री के पॉलिसी को, उसके पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही है, तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज कोलोनाइजेशन। ठीक है, ये दिखता हुआ कोलोनाइजेशन नहीं है, दिख नहीं रहा है सामने से, पर ये भी एक कोलोनाइजेशन का ही पार्ट है। और बोलती हैं कि जो कुछ जो एलीट है ना, एलीट सेक्शन है ना, उससे उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है और पुअर तो और पुअर होते चले जाते हैं। इनका ये क्रिटिक का मानना है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। फिर पढ़ते हैं कल्चर को। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पॉलिटिकल पढ़ा कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कि कैसे-कैसे बड़े-बड़े हाउसेस इनके पॉलिसी मेकिंग में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने कॉजेस पढ़ लिया। अब आते हैं हम कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस पे, ठीक है। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन। जैसे होमोजेनाइजेशन मतलब सेम कल्चर, ठीक है, और हेटेरो का मतलब कि अलग-अलग, ठीक है। तो कल उससे क्या हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म कल्चर का राइज़ हुआ, ऑफ़न रिज़ेम्बलिंग वेस्टर्न अमेरिकन कल्चर। देखिए, यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब एक तरीके का कल्चर आया। जैसे इंडिया का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आज हम जीन्स, शर्ट पहनते हैं और हम सारे जो मॉडर्न तो आजकल मॉडर्न जो मतलब जो फीमेल्स होती हैं, वो भी ट्राई करती हैं कि वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहने, ठीक है? तो वो क्यों एक यूनिफॉर्म कल्चर आया ना, कहीं से तो ये उत्पत्ति हुई इसकी यूनिफॉर्म कल्चर की। तो जनरली ये वेस्टर्न अमेरिकन कल्चर है जो अदर कंट्रीज़ फ़ॉलो कर रही है। और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि इनका इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है हमारे ऊपर, इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ये हमारे कल्चर को ही कंट्रोल कर रहे हैं। इट इज़ अ मैकडोनाल्डाइज़ेशन ऑफ सोसाइटी। ये मैकडोनाल्ड जो है ना, मैकडोनाल्ड वो जो बर्गर वाली कंपनी है अपनी यूएसए की, ठीक है? ये कहते हैं कि धीरे-धीरे ना ये सोसाइटी को चेंज कर रही है और मैनिपुलेटिव वे में। इसको एक सबवर्जन भी टेक्निक कहते हैं, सबवर्जन। तो आप डायरेक्टली किसी स्टेट पे अटैक नहीं करते हैं, अलग-अलग तरीके से उस स्टेट को तोड़ना चाहते हैं। उनके कल्चर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है? उनके अलग-अलग चीज़ों मैंने मैनिपुलेट करते हैं वहाँ के बिग मासेस को। तो सबवर्जन भी कहते हैं, ठीक है? तो श्रिंक रिच कल्चर हेरिटेज, ठीक है? जैसे इंडिया में देख लीजिए आप, उनकी धीरे-धीरे कल्चर हेरिटेज आज हम वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ, वेस्टर्न आइडियोलॉजी की तरफ धीरे-धीरे मूव कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं, हमें मॉडर्नाइजेशन से कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपनी रूढ़िवादी सोचों को, ऑर्थोडॉक्सी को इम्प्रूव करके नए-नए सोचों को अपनाएँ, नए तरीके तौर-तरीकों को अपनाएँ लाइफ के। पर अगर हम आप वेस्टर्न कल्चर को इम्पोज़ किया जा रहा है एक पर्टिकुलर सोसाइटी पे, तो उसको आप नहीं कह सकते हैं कि वो क्या है, वो मॉडर्नाइजेशन का पार्ट ही नहीं बन सकती है। वो मॉडर्नाइजेशन आप उसको नहीं कह सकते हैं, उसको वेस्टर्न इम्पोज़िशन कहेंगे। वेस्टर्न पावर की वेस्टर्न कल्चरल इम्पोज़िशन है और जो यूनिफॉर्म कल्चर क्रिएट कर रही है आज पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ब्लू जीन्स बिकमिंग स्टेपल क्लोथिंग आइटम ग्लोबली। आज क्या है कि ब्लू जीन्स आपको हर जगह ग्लोबल में किसी भी कंट्री में चले जाइए, सब लोग ब्लू जीन्स ही पहन रहे हैं। दैट शोज़ द कल्चरल होमोजेनाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर आते हैं हेटेरोजेनाइजेशन। तो देखिए, अब इसमें है ना कि प्रोसेस कल्चर बिकम मोर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इसमें है मसाला डोसा अलोंगसाइड अ बर्गर, ठीक है? अब इंडिया में हम लोग पाव के साथ-साथ, पाव भाजी के साथ-साथ मसाला डोसा खा लेंगे, मसाला डोसा के साथ बर्गर खा लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे, तो हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको ब्लाइंडली उन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने जुगाड़ से उनको भी मिक्स कर लिया अपने कल्चर में, ठीक है? तो कहते हैं ना, एक एक एग्जांपल भी खादी कुर्ता वॉन ओवर ब्लू जीन्स, खादी कुर्ता पहनते हैं ब्लू जीन्स के ऊपर। तो वो जो ब्लू जीन्स है वो क्या शो कर रहा है? ब्लू जीन्स शो कर रहा है एक वेस्टर्न कल्चर को, ठीक है? क्योंकि जनरली जीन्स वगैरह का जो उत्पत्ति हुई है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से बैक टू द वेस्टर्न कंट्रीज़ में आ जाती है। खादी कुर्ता एक इंडियन सोसाइटी को रिज़ेम्बल करता है। दैट शोज़ द हेटेरोजेनाइजेशन कि अलग-अलग कल्चर को साथ मिलके, मतलब उनकी जो अलग-अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को साथ मिलके भी हम चल सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, 1947, 1991 का इंडिया, दोनों का डिफरेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने, क्या मैंने बोला था, प्रोटेक्शनिज्म था इंडिया के अंदर, ठीक है? सारी इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्ट किया जाता था बाय डिफरेंट डिफरेंट मीन्स, ठीक है? टैरिफ वगैरह ऐसे अलग-अलग तरीके के इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। और 1991 में जब हमें एक सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस आया ना, तो गवर्नमेंट के पास कोई चॉइसेस नहीं बचा। और जो ज जब गवर्नमेंट लोन लेने गई, क्योंकि हमारा जो फॉरेन जो ये था एक्सचेंज था, वो बिल्कुल, हमारा जो फॉरेन डिपॉज़िट था, मतलब जो डॉलर के जो होते हैं, मतलब जो डिपॉज़िट रखती हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो जब हम लोन लेने गए इंटरनेशनल बॉडी के पास, उन्होंने बोला कि जी, आपको अपनी इकोनॉमी को ना लिबरलाइज़ करनी पड़ेगी। अब हम आपको लोन नहीं दे पाएँगे जब तक आप अपनी इकोनॉमी को क्लोज़ रखिए। तो इंडिया ने फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, उसको हम एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एफडीआई वाज़ एक्टिवली एनकरेज्ड। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में एनकरेज किया गया। इससे पहले डिस्करेज किया जाता था टैरिफ के माध्यम से। हाई टैरिफ लगाया जाता था ताकि कोई बाहरी कंपनी आके यहाँ इंडिया में सेटल ना कर पाए। रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट। रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, अब लेफ्ट विंग वाली जो होगी सोशलिस्ट पार्टी, वो हमेशा से वही कहेगी करेगी ग्लोबलाइजेशन है, कैपिटलिज्म का ही फेज है और जो रिच को, अमीर को और अमीर बना देती है, पुअर को और पुअर बना देती है। देखिए, इनके आर्गुमेंट भी, सबके आर्गुमेंट पढ़िए, ठीक है? इनके आर्गुमेंट भी बहुत लॉजिकल लगेंगे कि रिच को रिचर बना रही है। अगर कोई एमएनसी, एक ठीक है, एक यूएस वाला एमएनसी अफ्रीका की कंट्री में जाके एक छोटी-सी कंपनी खोल रहा है, ठीक है? अपनी प्रोडक्शन हाउस खोल रहा है और ट्राई कर रहा है कि अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ से मार्केट से फ्लड कर दे, तो वो तो रिच हो जाएगा। और क्या पुअर उनसे कुछ बेनिफिट कर रहा है? तो पुअर को पुअर कर देता है, ठीक है? राइट विंग कहते हैं कि एक्सप्रेस एंग्जायटी ओवर द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। अब जो राइट विंग वाले होते हैं, ये एंग्जायटी दिखाते हैं कि ट्रेडिशनल कल्चर हमारा लूज़ हो रहा है, हम लोग एक होमोजेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और होमोजेनाइजेशन ऐसा नहीं कि हमारे कल्चर का है, होमोजेनाइजेशन है वेस्टर्न इम्पोजिशन का, ठीक है? नेशनल सॉवरेनिटी है एंड डोमेस्टिक जॉब्स वगैरह-वगैरह की बात है, ठीक है? डोमेस्टिक जॉब्स की देखिए, ये भी बड़ा मुद्दा है राइट विंग में। आपने सुना होगा, चलिए इसको हम थोड़ा-सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है? अभी तो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, पर डोमेस्टिक महाराष्ट्र में बीच में एक टाइम आया था जब वहाँ से अलग-अलग जो राज्य के लोग वहाँ पर काम करने जाते थे, उनको भगाया जाता था, ठीक है? जनरली कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों के द्वारा भगाया जाता था। क्यों ऐसा किया जाता था? बोलते थे कि ये जो महाराष्ट्र है, ये मराठी लोगों के लिए डिज़र्व है।
ठीक है? तो उसी तरीके से डोमेस्टिक राइट विंग ना प्रोटेस्ट करती है कि अगर दूसरे कंट्री से लोग आके हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी यूएसए का ही लेते हैं, तो यूएसए में जो राइट विंग पार्टी है जनरली जो थोड़ी राइटिस्ट मानी जाती है रिपब्लिकन जो है, तो रिपब्लिकन जो है जो डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी है, तो रिपब्लिकन मानती है कि जो जो खास के जो बाहर से जो बंदे हैं जो आके हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, वो उससे क्या होता है ना जो यूएसए के जो सिटीजन है उनका जॉब रिप्लेस हो जाता है। ठीक है? तो वो मांग करती हैं कि जो जो हमारी माइग्रेशन की पॉलिसी हो यूएसए में जो वीजा ग्रांटिंग की पॉलिसी हो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ना आएँ। ठीक है? बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये जो क्वेश्चन मार्क बना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और मतलब सारे पीवाईक्यूज़ मैंने थोड़े से कलेक्ट किए हैं, ठीक है? तो लेट्स चेक द पीवाईक्यू 4 मार्क का क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 4 कॉजेस ग्लोबलाइजेशन हाइलाइटिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का रोल को आप बता दीजिएगा, टैली प्रिंटिंग वाला, ठीक है? हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द रोल ऑफ स्टेट? रूल ऑफ स्टेट को कैसे इम्पैक्ट किया? हाँ, थोड़ा स्टेट थोड़ा-सा मिनिमलिस्टिक की तरफ बढ़ गया है, वेलफेयर सोसाइटी की तरफ, ठीक है? पर हाँ, पर ओवरऑल स्टेट की पूरी पावर सॉवरेनिटी इरोड नहीं हुई है। देखिए, स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? रिट्रीट होता है स्टेट, रिट्रीट ऑफ द स्टेट, फोकस ऑन कोर फंक्शन। स्टेट धीरे-धीरे अपनी प्राइमरी फंक्शन पे फोकस कर रहा है, लाइक मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। रिट्रीट हो रहा है स्टेट का, विथड्रॉइंग फ्रॉम मेनी वेलफेयर एंड इकोनॉमिक फंक्शन इन फेवर ऑफ द मार्केट ड्रिवन पॉलिसी। ये तो बिल्कुल बात सही है। जो वेलफेयर इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको विथड्रॉ करना पड़ रहा है क्योंकि अब वो चीज़ें कॉर्पोरेट हाउसेस हैंडल कर रही है। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के नाम आपने सुना होगा सीएसआर के बारे में। गो एंड जस्ट रीड अबाउट इट, ठीक है? Enhance state capacity. State capacity enhanced हुई है। Paradoxically, technology provides the state with sophisticated tool. अब ऐसा नहीं है कि स्टेट की पावर बिल्कुल इरोड हो गई है। उल्टा स्टेट की पावर तो बढ़ गई है टेक्नोलॉजी से, जो sophisticated टूल्स का यूज़ करता है अपने सिटीजन्स पे सर्वेलेंस करने के लिए, ठीक है? और sovereignty वर्सेस गवर्नमेंट स्टेट्स इंक्रीजिंगली मस्ट कंप्लाई विथ रूल्स सेट बाय इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन वगैरह-वगैरह, ठीक है? चलिए ये देख लीजिएगा इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी का बात किया है, वही पहला वाला क्वेश्चन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेवलपमेंट और कमर्शियल एविएशन। अब आते हैं 6 मार्क का क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन आई थिंक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट जस्टिफाई व एक्सप्लेन इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तीनों डायमेंशन को डिस्कस कीजिएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल। क्रिटिकली इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है? बताइएगा कि कैसे वेस्टर्न इम्पोजिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ होता है हमारे कंट्री के कल्चर पे, ठीक है? कि कैसे वेस्टर्न चीज़ें थोपी जाती हैं हमारे ऊपर। 1991 शिफ्ट के बारे में, ठीक है? एलपीजी रिफॉर्म है बेसिकली वही जो है लिबरलाइजेशन, डिसमेंटलिंग द लाइसेंस राज। मैंने बोला था ना लाइसेंस होता था पहले इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता था। उसको हटा दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया। इंटीग्रेशन कर दिया गया ग्लोबल मार्केट का। अब पूरे ग्लोबल से कोई भी एफडीआई डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है इंडिया में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट खोल दिया गया। उससे क्या हुआ? इन्फ्लक्स हुआ एक बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जिससे डोमेस्टिक कैपिटल का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, रैपिड बढ़ गई। रैपिड ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ इंडिया की आईटी, सॉफ्टवेयर एंड बीपीओ सेक्टर्स का। सस्टेन्ड पीरियड ऑफ हाई जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर सब्सिक्वेंट डिकेड। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि सीवियर डिस्ट्रेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है? और उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट करके दोनों को कवर कर लीजिएगा। ठीक है? बस, so now it is complete. So see you in the next video guys.